नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह की जानिब से हाइफा पर आज बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अटैक कर दिया गया है। 30 इजरायली शहर इस वक्त निशाना बने हैं। खबरें ये सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की जो वहाँ की पूरी लाइफ है उसको पैरालाइज करके रख दिया है और पावर आउटरेज मुख्तलिफ टाउन्स और सिटीज़ के अंदर देखी जा रही है। वहाँ की जो पावर लाइन्स हैं वो हिजबुल्लाह ने धमाकों के साथ उड़ा दी हैं। पूरी तरह से इजराइल इस वक्त मफलूज होकर रह गया है। मिलियंस ऑफ इजरायली शेल्टर्स के अंदर महदूद होकर रह गए हैं। उनकी तमाम तरह की एक्टिविटीज इस वक्त मुतासर होकर रह गई हैं। साथ ग्राउंड से बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेबनान बॉर्डर से, जहां पर इजरायली ऑफिसर्स हलाक हो रहे हैं और जो हिजबुल्लाह गैदरिंग्स के ऊपर हमले कर रही है उससे बहुत शदीद जानी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। और एक और बहुत बड़ा आज इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, इंकशाफ ये हुआ है, इजरायली मीडिया ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि हिजबुल्लाह अभी तक सिर्फ चंद 100 फाइटर्स उसने मैदान में उतारे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल पावर ऑफ हिजबुल्लाह। इजरायली मीडिया कह रहा है कि जहां पर 5 डिवीजन्स इजराइल की काम कर रही हैं, यानी 1 लाख से ज्यादा ये फौज बनती है जो उन्होंने वहां पर बुला रखी है। उसमें हजारों फौज जो है वो आगे इंगेज है। सामने से हिजबुल्लाह की कितनी फोर्सेस हैं जो लड़ रही हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, वो चंद 100 फाइटर्स हैं। चंद 100 फाइटर्स इतनी बड़ी इजरायली फौज का, नेवी का और फिजाइया का जो है वहां पर सामना कर रहे हैं। जो टनल्स वहां पर उन्होंने खोद दिए और जिस तरह से उन्होंने 18 साल इसी एरिया के अंदर प्रैक्टिस की है आज की जंग के लिए, वो आज काम आ रही है। और सिर्फ चंद 100 फाइटर जो है वहां पर इजरायली फौज का सामना कर रहे हैं। तो ये इंतहाई हजीमत है, ये इबरतनाक शिकस्त है। 3 हफ्ते हो चुके हैं और इजरायली फौज को अभी तक कोई प्रोग्रेस वहां पर नहीं मिल रही है। इस बारे में भी तफसीली बात करेंगे। और साथ नाज़रीन, ईरान के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने एक साइबर अटैक किया है इजराइल के ऊपर। इजराइल और अमेरिका जो प्लानिंग कर रहे थे कि ईरान पर किस तरह का अटैक होगा, वो डॉक्यूमेंट्स ईरान ने हैक कर लिए। वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें यह हिंट है या बहुत हद तक मालूमात है कि किस तरह का अटैक होने जा रहा है, कौन सी फैसिलिटीज हिट होने जा रही हैं, वो डॉक्यूमेंट ईरान की जानिब से हैक कर लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी दरमियान इराक के जो ताज़ा तरीन हमले हैं वो भी जारी हैं। बहुत सारी दीगर खबरें हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज बरोज़ इतवार एक बहुत बड़ा हमला हाइफा के ऊपर देखा जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अटैक किया गया है और हाइफा सिटी, हाइफा का पोर्ट एरिया और जो उनके मिलिट्री साइट्स हैं वो इस वक्त निशाना बनी है। कल की सुबह हिजबुल्लाह ने आगाज है वो नेतन्याहू के घर से किया था और हिला के रख दिया सबको। और आज का एक बड़ा हमला जो रिपोर्ट हो रहा है वो बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ जनाब हाइफा को निशाना बनाया गया और सही मानों में इजराइल की नींदें उड़ा के रख दी गई हैं। मैं आज इजरायली मीडिया की जुबानी ये इतराफ शिकस्त आपके सामने रखूंगा। इजरायली मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हिजबुल्लाह के अटैक्स ने इजराइल की नींदें उड़ा के रख दी हैं। वो इजराइल जो द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पावर समझा जाता है मिडिल ईस्ट की, और नेटो का सारा असलहा, अमेरिका का सारा असलहा, वो अमेरिका जो दुनिया के ऊपर रूल कर रहा है उसका सारा असलहा इजराइल के पास है। लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल की नींदें उड़ा के रख दी हैं और जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस है उसके किस तरह परखचे उड़ा के रख दिए हैं वो सबूत भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो क्लियरली हिजबुल्लाह की जानिब से जो पेस है वो नाज़रीन इंक्रीज कर दी गई है और क्लियरली ये जो न्यू फेज है ये अब इजराइल को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। नेतन्याहू और समुद्रेच और वो सारे जो भी बढ़के मारते रहे, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ बदल रहे हैं। और इस तेजी की वजह नाज़रीन ये है कि उनकी जो कैजुअलिटीज की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल को समझ नहीं आ रही कि किस किस फ्रंट के ऊपर उसकी हलाकतें हो रही हैं। इवन शार्पनेल गिरने से उनकी जो हलाकतों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तरफ ग्राउंड लेबनान बॉर्डर पर, फिर फिजाई हमलों में, इराक के हमलों में, गजा में, वेस्ट बैंक, उनकी जो कैजुअलिटीज़ की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर 10-15 दिन यही सिलसिला रहा तो फिर आप देखिएगा कि ये बहुत नतीजा खेज साबित होने जा रहा है, क्योंकि इजरायली इस कैजुअलिटीज़ की बढ़ते हुए नंबर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और साथ जिस तरह से वो शेल्टर्स के अंदर कैद होकर रह गए। अब मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, ताज़ा तरीन जो इस वक्त अटैक हुआ है। सबसे पहले हाइफा की खबर देखिए। रॉकेट साल्वो लॉन्च टुवर्ड्स हाइफा वाज फॉलोड बाय लॉन्च ऑफ 2 हैवी मिसाइल्स लाइकली बैलिस्टिक। हिजबुल्लाह की ये टेक्निक है कि जिसमें वो जो बहुत सारे रॉकेट्स हैं वो फायर करते हैं, फिर दरमियान में एक ड्रोन भेज देते हैं या दरमियान में बैलिस्टिक मिसाइल भेज देते हैं। तो पहले उन्होंने एक रॉकेट साल्वो फायर किया और फिर उसी दरमियान
जस्ट 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स। मैंने आपको बताया ये हाई टेक और एडवांस और प्रिसीजन जो मिसाइल हैं, ये एक का इंपैक्ट कितना होता है। आपने गुलानी जो ब्रिगेड के ऊपर गुलानी बेस के ऊपर जो हमला हुआ 116 कैजुअलिटीज हुई और फिर पिछले दिनों 31 हुई, तो इनकी तादाद का डिफरेंस है बाकी रॉकेट साल्वोज के साथ जिसमें 50-50 60-60 फायर किए जाते हैं। यहां पर 1 2 5 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर 1-2 बैलिस्टिक मिसाइल भी आए हैं तो वो बहुत बड़ी तबाही मचाएंगे और उनको फिर प्रिसीजन के साथ जब फायर किया जाता है कि किस टारगेट को एक्यूरेटली उन्होंने जाकर निशाना बनाना है, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट जिसको कहते हैं। अब देखें नेतन्याहू का घर हिट हुआ तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आया है। तो हिजबुल्लाह का एक एक हमला, असल इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके अटैक्स क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह अपने हमले अपने हाईटेक वेपन्स उस तरह से इस्तेमाल करती है कि वो इंपैक्ट क्रिएट करें। कल सारी दुनिया में हेडलाइंस बनी कि नेतन्याहू का घर हिट हो गया है और ये कितनी बड़ी कैपेबिलिटी का मुजाहरा है। सिर्फ एक ड्रोन उन्होंने फायर करके दिखा दिया दुनिया को कि एक सिटी के अंदर पहले उस बिल्डिंग की इंटेलिजेंस हासिल करना, ये अलग से बहुत बड़ी बात है कि किस घर में नेतन्याहू रहता है। अब नेतन्याहू रोजाना वहां पर सोशल मीडिया पर लाइव तो नहीं आता कि ये मेरा घर है, ये फलाना नंबर है। भाई वो हाईली सिक्योर्ड एरिया है, हाईली सेंसिटिव एरिया है। पहले तो उस घर की इंटेलिजेंस गैदरिंग करना कि ये नेतन्याहू का घर है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ फिर उन तमाम बिल्डिंग से घिरे हुए उस घर को प्रिसाइजली जाकर हिट करना, यह बहुत बड़ी बात है। इवन उसका एक हमसाया भी इंजर्ड नहीं हुआ। मतलब इतना प्रिसाइज अटैक था कि उसका एक हमसाया भी इंजर्ड नहीं हुआ। डायरेक्टली सिर्फ उस बिल्डिंग को जाकर उन्होंने निशाना बनाया। तो इस जंग के डायनामिक्स को समझिए कि जब बड़ा हथियार लाया जाता है तो उससे गोल क्या अचीव करना मकसद होता है, उससे इंपैक्ट क्या अचीव करना जब मकसद होता है। तो उनके बैलिस्टिक मिसाइल जब इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या ड्रोन्स जो वो भेज रहे हैं, जो भी हाई टेक वेपन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा देखिए एक्सप्लोजन्स इन हाइफा, इट्स बे एंड द कार्मल कोस्ट, यानी उसका जो पोर्ट एरिया है वहां पर और सिटी के अंदर और कार्मल, यहां पर उनकी हसास मिलिट्री साइट्स हैं, वहां पर जनाब धमाके हुए हैं। मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द सिटी ऑफ हाइफा, उधर पोर्ट एरिया, हसास मिलिट्री साइट्स एंड इजरायली मीडिया बता रहा है कि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स इन द सिटी ऑफ हाइफा, शहर के अंदर बहुत सारे धमाके इस वक्त सुने गए हैं। हाइफा रेजिडेंट्स रिपोर्टेड लाउड एक्सप्लोजन्स इन द पोर्ट एरिया। उनका इजरायली मीडिया जो है बता रहा है कि वहां के सेटलर्स ने बताया कि लाउड एक्सप्लोजन्स देखे गए पोर्ट एरिया के अंदर। अगेन मैं आपको बता दूं, इस जंग को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इजराइल की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको समझे कि इजराइल किस तरह से झूठ बोलता है। और वो इतना बड़ा झूठ बोलता है कि मतलब उसमें सच को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इतना बड़ा झूठ बना के बोलेंगे कि अब देखें ना, इतने बड़े धमाके हुए हैं और वो कहेंगे कि ये जो मिसाइल हैं ये तो ओपन एरिया में जाकर गिरे, हमने मोस्टली जो इंटरसेप्ट कर लिए। फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 4 माह बाद रिपोर्ट आती है कि अच्छा फलाने हमले में तो इतने मारे गए थे, फलां तो इतना नुकसान हो गया था। तो इसलिए उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको समझना जरूरी है। बहुत ज्यादा नुकसान इस वक्त इसराइल का हो रहा है। अभी आप देख रहे, वो कह रहे हैं मल्टीपल एक्सप्लोजन्स शहर के अंदर सुने गए, तो वो ऐसे ही बस धमाके हो गए, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो शहर में आकर टकरा गए। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी के अंदर धमाके हो रहे हैं और कितने लोग अब शेल्टर्स में भागे होंगे, कितनी की कैजुअलिटीज हुई होंगी, मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं। अच्छा, इजरायली मीडिया, सेवरल एक्सप्लोजन्स हर्ड इन हाइफा, हिजबुल्लाह we bombed the Kiryat Ata settlement east of Haifa with qualitative missiles। अब देखिए हाइफा के जो तमाम कोने हैं अब वो निशाना बन गए। पोर्ट एरिया एक तरफ है, उसके साउथ के अंदर ये कार्मल का एरिया है, उसके ईस्ट के अंदर ये किरियात अता का एरिया है। जो करायोत एक बड़ा है एरिया, उसके अंदर फिर छोटे छोटे जो सिटीज हैं, टाउन्स कह लें, उसमें से एक किरियात अता की ये सेटलमेंट है। और वेरी सेंसिटिव आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये सारा एरिया वही है जहां पर उनकी बिजनेस एक्टिविटी और सप्लाई लाइन और सारी चीजें कनेक्टेड है। तो यहां पर वो कह रहे हैं क्वालिटेटिव मिसाइल्स के साथ हमने हमला किया है, हिजबुल्लाह बता रही है। अच्छा, इसके अलावा इसराइल खुद ये कंफर्म कर रहा है कि सायरन साउंडेड इन 30 टाउन्स एंड सिटीज इन द गलीली। 30 शहर इस बड़े हमले के साथ निशाना बन रहे हैं। हाइफा के साथ 30 इस वक्त सिटीज एंड टाउन्स एट द सेम टाइम जो है वो निशाना बने हैं। तो हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से तबाही मचा कर रख दी है। इसके अलावा इजरायली मीडिया, इजरायली सोल्जर्स
in critical conditions were transferred by helicopters to Ichilov hospitals. उनके हेलीकॉप्टर्स की इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं, हेलीकॉप्टर्स वहां नॉर्दर्न बॉर्डर पर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और एक नहीं दर्जनों हेलीकॉप्टर्स इंगेज हैं इस वक्त रेस्क्यू मिशंस के अंदर, क्योंकि वहां पर ताबड़तोड़ हमले और अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर हलाकतें और जख्मी। मैं आपको बताऊं, जो मिसाल के तौर इंजरीज की भी कैटेगरीज होती है ना, बहुत सारी इंजरीज तो ऐसी हैं जिनको ये रिपोर्ट ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है तो उसको ये रिपोर्ट करेंगे, वो बाकी इंजरीज जिसमें किसी का बाजू कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, नबीना हो जाएगा, कुछ भी, जो उसको ये रिपोर्ट भी नहीं, उसको खाते में नहीं डालेंगे, मतलब उसको टोटल उस लिस्ट से निकालना चाहेंगे कि नहीं ये तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए वो कितना बड़ा नुकसान है। मतलब ये इस तरह से भी चीज़ों को छुपाते हैं। वो फौजी जिनके अब इनको जनाजे करवाना पड़ेंगे और सबको फिर पता भी चल जाएगा, उनकी खबरें सामने लेकर आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नाज़रीन देख रहे हैं कि ये खबरें कंफर्म हो चुकी हैं कि बहुत सारे जो असाइलम सीकर्स हैं, बहुत सारे जो मर्सनरीज हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर वो इजरायली फ़ौज के अंदर लड़ रहे हैं, उनको पैसे देकर, मुख्तलिफ लालच देकर, और ये कि तुम्हें बाद में नेशनैलिटी मिल जाएगी, उनको लड़वाया जा रहा है। तो अब उनका तो वहाँ पर कोई आखिरी रसूमात करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मर जाते हैं तो बस उनको ये फेंक देते हैं, ये जहाँ भी उनकी तदफीन कर देते हैं, तो वो तो कहीं लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो इस तरह की भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ जो है वो वहाँ पर हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए इस्लामिक रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह, gathering of Israeli enemy soldiers was targeted with the rocket salvo in Sadan area of occupied Sheba Farms. Sheba Farms के अंदर जो गैदरिंग्स है उसको हिट किया गया है, और आप सब जानते हैं कि गैदरिंग्स पर होने वाले हमलों में कितना तबाहकुन नुकसान जो है वो इसराइल का हो रहा है। बड़ी कामयाबी के साथ हिजबुल्लाह इन गैदरिंग्स को हिट कर रही है। फिर नज़र इजरायली मीडिया बता रहा है कि पावर आउटरेज बहुत सारी सेटलमेंट्स के अंदर देखी जा रही है। द रॉकेट्स दैट टारगेटेड वेस्टर्न अल जलील caused power outrage in Shalomi, बताइस्त, मतजूबा एंड अदर सेटलमेंट्स। दर्जनों सेटलमेंट्स हैं जिनकी पावर लाइंस हिजबुल्लाह की जानिब से उड़ा दी गई हैं और अब वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे के अंदर डूबी हुई हैं। इजरायली मीडिया है हिजबुल्लाह मार्च, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है हिजबुल्लाह की जुबानी, 3-4 जरा हेडलाइंस देखिए ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने के लिए। देखिए नेतन्याहू अगर आकर ये कहे कि हाँ हिजबुल्लाह उनका बहुत नुकसान कर रही है और बहुत मुश्किल हो रहा है ये जंग को जीतना, तो फिर पीछे कोई चीज़ रह जाएगी। उसने तो आकर यही बढ़ के मारनी और यही धमकियां लगानी है कि मिडिल ईस्ट को रीशेप कर देंगे, ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, और हमास को हमने तबाह कर दिया, हिजबुल्लाह को बहुत हमने कमज़ोर कर दिया है, अब अगली बारी जो है वो ईरान की है। सारी बातें उसने तो ऐसी बातें करनी है क्योंकि सारी दुनिया कह रही है जंग रोको, और अगर वो ये आकर कह दे कि हम हार रहे हैं तो फिर पीछे कोई जवाब बचेगा। तो उसने तो ये कहना है कि हम जीत रहे हैं, तो ही तो वो जंग जारी रखने का फिर यही अपने लोगों के जवाब बच जाता है। अपने लोगों के सामने जब वो कहे कि मैं हाँ हम जंग जीत रहे हैं, वी आर वेरी क्लोज टू आवर टोटल विक्ट्री। आज से तकरीबन 6 माह पहले इसने गजा में कहा था कि हम 1 स्टेप अवे हैं, ठीक है। तो उसने तो बढ़ के मारनी है, लेकिन हम इजरायली मीडिया की जुबानी, आज़ाद बाकी दूसरी दुनिया का जो मीडिया है उसकी जुबानी देख रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ किस तरह। अब इजरायली मीडिया की ये हेडलाइन देखिए जिसके लिए मैंने इतनी तमीद बांधी है। हिजबुल्लाह मार्चेस रॉब इजरायली एयर डिफेंस ऑफिशियल्स एंड फाइटर्स ऑफ स्लीप। वो रॉब कहते हैं मतलब चोरी करना। वो कह रहे हैं कि जो एयर डिफेंस ऑफिशियल्स हैं और जो फाइटर्स हैं उनकी नींदें उड़ा दी हैं। रॉब एयर डिफेंस ऑफिशियल्स एंड फाइटर्स स्लीप के जो एयर डिफेंस को ऑपरेट करते हैं, जो ऑफिशियल्स और बाकी जो फाइटर्स लड़ रहे हैं, उनकी नींदें उड़ा के रख दी हैं हिजबुल्लाह मार्चेस ने। मार्चेस कहते हैं रॉकेट्स, मिसाइल और आर्टिलरी शेल्स, कोई भी प्रोजेक्टाइल आता है तो उसको मार्चेस कहा जाता है। तो हिजबुल्लाह के मार्चेस ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुद इजरायली मीडिया आज इसका इंकशाफ कर रहा है। तो असल में ये है ज़मीनी हक़ाइक़, ये है वो जंग जिसमें इसराइल को इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है। लेकिन इसराइल शक है क्योंकि इतनी बड़ी जंग के बाद जब उसने कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की, तो अगर आज वो जंग रोकेगा तो दुनिया को क्या बताएगा कि उसने क्या अचीवमेंट हासिल किया। मुझे बताइए, आज अगर जंग रुक जाती है तो इजराइल क्या आकर बताएगा उसकी क्या अचीवमेंट है। 2 लाख फ़लस्तीनी वहां पर शहीद कर दिया, ये बताएगा कि ये उसके अचीवमेंट है। और फिर इजराइल की शर्तें तो मानी नहीं जाएंगी, फिर तो फ़लस्तीनी रियासत की तरफ बात बढ़ेगी, तो वो ये कैसे कबूल कर सकते हैं। तो इसीलिए बात समझ, जो बुनियादी बात जिसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डालता, खासकर हमारा मीडिया तो इस बात को जो ना इस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर रहा कि असल बात यह है कि इजराइल स्टक हो चुका है, गजा के अंदर स्टक हो चुका है, गजा पर वो कब्जा नहीं कर सका, अब वो जंग रोक नहीं सकता है। और जाहिर बात है अगर रोक नहीं सकता तो जंग आगे बढ़ानी है तो फतह के नाम पर ही बढ़ानी पड़ेगी।
وہ بتائے گا کہ ہم غزہ میں اب فاتح ہو گئے اس لیے ہم حزب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ کہے گا کہ ہم غزہ میں شکست کھا گئے اس لیے ہم حزب اللہ، یہ تو نہیں بتائے گا۔ تو آگے بڑھنے کے لیے، جنگ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس کو بتانا پڑے گا، یہی بیانیہ بنانا پڑے گا کہ ہم پچھلے فرنٹس کے اوپر فاتح ہو چکے ہیں، اب ہم نئے فرنٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جنگ روک نہیں سکتا اور پروگریس اس کی کوئی ہے نہیں، تو وہ اس طرح سے گھرا ہوا ہے شکست کے اندر کہ ٹیکٹیکل وکٹریز کے اوپر اس کے جو ہے نا فوکس ہے، کہ کبھی کوئی کمانڈر کو ہٹ کر دیا، کبھی کوئی سائبر اٹیک کر دیا، کبھی کوئی پیجرز اٹیک کر دیے، اس طرح کی چیزوں کے اوپر اس کا فوکس ہے۔ اس کو ٹیکٹیکل اچیومنٹس کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ ایگزیجریشن اور سارا میڈیا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو پتہ نہیں اسرائیل نے کیا کر دیا ہے، حالانکہ زمینی حقائق بالکل نہیں بدلے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا جو آزادی کے لیے لڑتی ہیں، ان میں جب ایک لیڈر جاتا ہے نا تو اگلا لیڈر اس سے بھی زیادہ اگریسو وہ کراتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو نیا آ کر آتا ہے وہ تو اگلی جنریشن سے ہوتا ہے، تو اگلی جنریشن والا اس سے بھی زیادہ اگریسو ہوگا، وہ اور بھی زیادہ ہارڈ لائنر ہوگا۔ تو اس لیے ان تنظیموں کا فرق نہیں پڑتا، مثال کے طور پہ باقی کوئی تنظیمیں دنیا میں ورک کر رہی ہیں ان میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن دیکھیے آزادی کی جدوجہد تو فلسطین کے اندر سے اٹھ رہی ہے نا، یہ تو کوئی باہر سے تو نہیں آ رہی ہے، یہ تو فلسطینیوں کی ایٹرنل ایک سٹرگل ہے، تو وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ کسی لیڈر کے جانے سے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ بنیادی بات آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کے اوپر کوئی قبضہ ہو جاتا ہے، کوئی فوج آ کر حملہ آور ہو جاتی ہے، تو کیا اس کا لیڈر مارا جائے گا تو لوگ لڑنا چھوڑ دیں گے؟ ہاں، جب کوئی فوج حملہ آور ہوئی ہے وہاں پر ان کے چیف کو مارنے سے فرق پڑ سکتا ہے، لیکن جو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زمین کے اوپر قبضہ ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے، وہاں لیڈران کے بننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ اندر سے اٹھ رہی ہوتی ہے اور ہر ایک کے خون کی رگ رگ کے اندر ہوتی ہے، اس لیے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی فرق ہے باقی دنیا کی تنظیموں میں اور ان تنظیموں میں جو آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں، مثال کے طور پہ حماس، حزب اللہ، یہ ساری۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ حزب اللہ ریٹینز دا کیپیبلٹی ٹو اٹیک ڈیپ ود ان اسرائیل اینڈ ڈسرپٹ ڈیلی لائف دیئر۔ یہ زمینی حقائق ہے، حزب اللہ نے پوری طرح سے اسرائیل کی جو ڈیلی لائف ہے اس کو پیرالائز کر کے رکھ دیا، اسرائیل کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈیلی لائف میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی اٹھتا ہے صبح تعلیمی اداروں میں جاتا ہے، کوئی کام کے اوپر جاتا ہے، کوئی دیگر جو بھی آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں۔ اب ان کا صرف کام یہ رہ گیا ہے کہ شیلٹرز میں رہنا اور اپنی پروٹیکشن کرنا، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ سائیڈ لائن کے اوپر جا چکی ہیں۔ تو اسرائیلی میڈیا آج اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ پوری جو ان کی ڈیلی لائف ہے وہ مفلوج کر کے حزب اللہ کی جانب سے رکھ دی گئی ہے۔ کب سے؟ جب سے حزب اللہ نے ڈیپ انسائیڈ حملے کیے ہیں۔ اس سے پہلے تو نارتھ میں اگر حملے ہو رہے تھے تو تل اویو والوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اب جب تل اویو والے ہٹ ہوئے ہیں تو پھر پورے کا پورا اسرائیل جو ہے ان کی ڈیلی لائف متاثر ہو گئی ہے۔ حزب اللہ has Persian weapons and is willing to risk attempts to harm Israeli officials۔ اب انہوں نے بتایا ہے وہ سیزیریا پر حملے کے بعد کہ اسرائیلی جو ہائی آفیشلز ہیں ان کی اب باری آ چکی ہے اور ان کا نشانہ حزب اللہ لے چکی ہے۔ جو اس کے پاس پرسین ویپنز ہیں ان کے ساتھ اب حزب اللہ پلان کر رہی ہے کہ اسرائیلی آفیشلز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ حسن نصر اللہ نے کہا تھا بغیر کسی ریڈ لائنز کے ہم لڑیں گے۔ اب یہ نتنیاہو کے گھر کا ایک نیبر کا انٹرویو اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے، ایک ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ What is happening raises serious doubts in many settlements۔ کہ جس طرح کے ٹیکس ہو رہے ہیں مختلف ہائیلی پروٹیکٹڈ سیٹلمنٹس کے اندر، اور نتنیاہو کا گھر تو ہائیلی سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ تھا، تو اگر اس سیٹلمنٹ کے اندر بھی اٹیک ہو سکتا ہے تو پھر اس کا ہمسایہ نتنیاہو کا ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیریس ڈاؤٹس اس نے کریٹ کر دیے ہیں کہ پھر کوئی بھی سیٹلمنٹ جو ہے محفوظ نہیں ہے، اور اب ایک پینک ہم تمام سیٹلمنٹس کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ حزب اللہ کے فضائی حملے تھے اور ان کا امپیکٹ۔ اب اگر ہم لیبنان بارڈر کے اوپر جائیں تو وہاں پر شدید جانی نقصان، اسرائیلی آفیسرز مارے جا رہے ہیں، اور آج حیران کن انکشاف یہ ہوا ہے کہ حزب اللہ کے ابھی صرف چند 100 فائٹرز انگیج ہوئے ہیں، مطلب اتنی بڑی فوج سے صرف چند 100 فائٹرز لڑ رہے ہیں۔ کس طرح سے تاریخ اس کو یاد رکھے گی، ان عظیم قربانیوں کو، اس عظیم بہادری کو جو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ ادھر 1 لاکھ سے زیادہ ہائیلی اکوپڈ اور ویل آرمڈ اور ہائیلی ٹرینڈ اور فضائیہ اور ساری ٹیکنیکس ٹیکنالوجی ان کے پاس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کے پاس، ان کے سامنے ابھی تک صرف چند 100 فائٹرز کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ تاریخ اس عظیم مارکے کو کس طرح سے اور حزب اللہ کی حماس کی اس بہادری کو کس طرح سے یاد رکھے گی۔ تو اس وقت
बहुत जिल्लत अमेज शिकस्त जो है वो इसराइल को उठाना पड़ रही है। कोई प्रोग्रेस वहां लेबनान बॉर्डर पर अभी तक नहीं हुई और ऑफिसर्स भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। अभी इजरायली आर्मी बता रही है रिजर्व ऑफिसर्स विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल डाइज ऑफ हिज वुंड्स आफ्टर बीइंग सीरियसली इंजर्ड इन अ बैटल इन द सदर्न लेबनान। लेफ्टिनेंट कर्नल वो जनाब मारा गया है। अब फिर जिव हॉस्पिटल की जुबानी देखिए, दो हेडलाइंस, 13 वुंडेड फ्रॉम द कम्बैट जोन्स इन द नॉर्थ। 13 वो कह रहे हैं कि अभी लाए गए हैं मजीद फौजी यहां पर। मोस्ट ऑफ द इंजरीज वर फ्रॉम द शार्पनर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये वो चीज है कि एक तरफ वो आमने सामने क्लैशेस, एक तरफ रॉकेट्स के डायरेक्ट हमले, लेकिन तीसरी तरह की जो हलाकतें हो रही हैं इसराइलियों की, जो उनके लिए सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रही हैं, वो शार्पनर से है, जो इनके इंटरसेप्टर मिसाइल से या दूसरे तबाह होने वाले मिसाइल से गिरता है, वो एक टुकड़ा मिसाइल का, वो शार्पनर अब इंजरीज कर रहा है और हलाकतें कर रहा है। अब उन्होंने बताया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज के ऊपर वो देखी गई हैं, यानी कोई टुकड़ा कहीं पर लगा, कोई यहां पर लगा, ठीक है, कोई सर के ऊपर लगा होगा, तो वो इंजरीज सीरियस इंजरीज जिसके नतीजे में डेथ्स भी हो रही हैं। तो वो शार्पनर जो रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों गिरते हैं, तो वो जनाब आगे से जानी नुकसान कर रहे हैं। फिर इजरायली मीडिया, हिजबुल्लाह इज फाइटिंग विद ओनली हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स ऑन द बॉर्डर लाइन एंड इज कीपिंग लार्जर फोर्सेस इन द रेयर लाइंस फॉर अ लॉन्ग बैटल। वो जो बाकी फोर्सेस हैं उन्होंने तवील जंग के लिए बचा के रखी हुई है और अभी सिर्फ चंद 100 फाइटर्स के साथ हिजबुल्लाह फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रही है। पीछे बड़ी फोर्स बैठी हुई है क्योंकि तवील मुद्दती जंग है, तो हिजबुल्लाह जबरदस्त हिकमत अमली के साथ कब किस ब्रिगेड को, कितनी फौज को, किस वेपन को कब उतारना है, ये जबरदस्त कैलकुलेशन के साथ जा रही है। देखिए पैनिक नहीं हुए कि इसराइल की 1 लाख से ज्यादा फौज आ गई है तो वो सारी फौज उतार दें, उन्होंने ये नहीं किया। चंद 100 फाइटर्स, अनबिलीवेबल कैलकुलेशन है जो हिजबुल्लाह यहां पर कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन जो इराक के हमले हैं वो भी साथ साथ जारी हैं। अभी गुलान हाइट्स के ऊपर अटैक किया गया और ये कंफर्म हुआ है कि वहां पर ड्रोन्स एक्सप्लोड हुए हैं, यानी धमाके इराक के हमलों के नतीजे में हुए हैं। आखिर में ईरान के हवाले से खबर आपके साथ शेयर करें तो एक तो इसराइल कह रहा है कि ईरान के ऊपर जब वो हम हमला करेंगे, वो जो पहले हुआ, और फिर अभी जो नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ, वो ईरान के ऊपर कॉन्टिन्यूस बयानात आ रहे हैं कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इसका बदला हम लेंगे। लेकिन यहां पर जो एक बड़ा वाकया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। वो डॉक्यूमेंट्स जो इजराइल और अमेरिका शेयर कर रहे थे कि किस तरह का अटैक होना है, कौन सी फैसिलिटीज हिट होंगी, ये जो आपस में डिस्कशंस वो हो रही थी और कुछ चीजें फाइनलाइज हुई थी, वो डॉक्यूमेंट्स ईरान के हाथ लग गए हैं। कंसर्न अबाउट द लीकिंग अमेरिकन इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स डीलिंग विद इजराइल्स प्रेपरेशन टू अटैक ईरान। तो ये अब वो उनकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईरान के पास चली गई है, तो ईरान को बखूबी इसका अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह का जो अटैक है वो इजराइल करेगा, तो उन्होंने बहरहाल अपनी भरपूर तैयारी। तो ईरान का स्टांस वही है, बहुत क्लियर स्टांस है कि अगर अटैक हुआ तो फैसला कुन जवाब होगा, और फैसला कुन से मुराद ये है कि इजराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। फैसला कुन से मुराद ये है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।